IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और मुद्दा में आपका स्वागत है। ये बदलाव कुछ कहता है और ये बदलाव है संघ में हो रहा बदलाव। इसी पर हम करेंगे चर्चा। नागपुर में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है। बैठक के दूसरे दिन क्या कुछ हुआ, इसे जानने के लिए हम चलते हैं नागपुर, जहां पर जे नंद कुमार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र संबंधित मैंने नहीं, वो आए हुए मैं बताऊंगा। शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत सब ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट अभी तक हुआ है, एजुकेशन संबंधित। आपने कहा कि वरीयता के आधार पर रखी जाएगी रिपोर्ट और उनको वरीयता मतलब मैंने केवल वो लिस्ट बनाते हैं, वो पहले शिक्षा क्षेत्र के आते हैं, संस्कार के क्षेत्र में जो काम करने वाले आते हैं, इस प्रकार से आकर मास ऑर्गेनाइजेशन का भी अंत में आते हैं। बीजेपी का अगर अंतिम सबसे अंतिम में होगा, यानी वो सबसे ये कब आएंगे मेरे को मालूम नहीं है। शायद आज रात को आएगा, कल होगा। कुमार जी, एक बात बताइए कि मैं पूछ लेता हूँ, नंद कुमार जी, ये जो एजुकेशन के बारे में आपने जो रिपोर्ट कहा है, इसके बारे में यूनियन गवर्नमेंट ने जो भगवाकरण है, जो कहा जाता है कि शिक्षा का जो भगवाकरण हो रहा है, क्या जिस तरीके से चर्चा चालू, उसके बारे में क्या विचार हुआ और क्या नए सुझाव दिए गए सरकारों को कि क्या परिवर्तन होना चाहिए? सरकार को भाषा के बारे में आपने 2 दिन से लगातार बताया, उसके अलावा कुछ हुआ है? जो कुछ बताने, सरकार को कुछ मार्ग बताना, ये तो संघ का तरीका नहीं है। मैंने जो पहले ही बताया था, ये तो आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स के आधार पर चर्चा करने का जो जगह है, वहां जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, वो भाषा वाला जो विषय इसलिए आया है, योग वाला जो विषय इसलिए आया है। बाकी जो सब 1, 2, 3, 4 करके एक सरकार कैसा चलाना है, इसका जो राय मार्ग देने के लिए ये बैठक नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं समझिए। वो तो प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, पारित होने के बाद इसके बारे में बताऊंगा, कल बताऊंगा। प्रधानमंत्री के नाम से ही शुरू किया है ये प्रस्ताव। इसके पीछे काम करने वाले सब लोगों को अभिनंदन और ये कृतज्ञता व्यक्त किए हैं। वो प्रस्ताव आप देखिए, पहला सेंटेंस में ही प्रधानमंत्री ने प्रस्तावना रखी है साहब। हम लोगों को जो चाहिए ना, हम लोगों को जो चाहिए पॉलिटिकल रहिए, वो छोड़ के आप बाकी सब बता रहे। नहीं, इसलिए मैंने बताया। प्रॉब्लम समझो ना, आप जर्नलिस्ट रहे हैं। कृपया हमको भी नौकरी है ना। बहुत बढ़िया। आप बहुत सारे सब इधर का बोल मार रहे हैं। आप हम जो मांग रहे हैं वो आप पता नहीं रहे कैसे। पॉलिटिक्स के बारे में जो कुछ बताना है वो तो मैं बताऊंगा, आपको क्या चाहते हैं वो बताने के लिए मैं नहीं हूँ। I could not say that. I could not say because nothing has happened in that way. Has the BJP submitted its report? No, it has not yet been submitted the report. I have said it. It was not to be told by me. फिर भी मैंने बताया, आज नहीं रखा है, आज रात को शायद रखेंगे, नहीं तो कल रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट है। तो जे नंद कुमार जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हालांकि कुछ खास उन्होंने नहीं बताया। अगले 3 साल के लिए संघ का चुनाव पूरा हुआ, कुछ बातें उन्होंने बताई हैं, जिसमें ये बात कही और संघ में किसी को पद का कोई मोह नहीं है, इस बात को भी स्पष्ट किया है उन्होंने। मीटिंग में आने नहीं वाला था कि जैसे गोवा में कॉमन सिविल कोड है, गोवा में आपका मतलब आपकी कृपया क्षमा कीजिए, मैंने जो बताया पहले ही, कल ये सब आपको यू कैन हियर इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इटसेल्फ। किसी बात को लेकर कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा कि भैया जी की नई टीम में का जो ऐलान है वो कल होगा। तो तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। राकेश सिन्हा आरएसएस की तरफ से हमारे साथ हैं, सुधांशु मित्तल बीजेपी के लीडर हमारे साथ हैं, अंसार रजा साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं और एनसीपी की तरफ से तारिक अनवर। राकेश जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। कहा यह जा रहा था कि बहुत कुछ बदलाव होगा,
लेकिन यहाँ पर अभी जेनन कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें किसी भी बदलाव का कोई संकेत दिया नहीं और ये कहा कि जो कुछ भी चेंजेस होंगे उसके लिए कल तक का इंतजार कीजिए। देखिए 3 साल में संघ में उसके ऑफिस वेयर्स का चुनाव होता है और सरकार्यवाह का पद सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव पद माना जाता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि संघ में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए एक व्यक्ति तहसील स्तर पर घर द्वार छोड़कर प्रचारक के रूप में काम करता है, तहसील, जिला, विभाग, प्रांत होते हुए अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचता है। जिस व्यक्ति ने त्याग कर कर समर्पण के साथ एक संघ का काम राष्ट्र के लिए करना शुरू किया, उसमें पद का महत्व नहीं होता है। इसे संघ में कहा जाता है दायित्व। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह संघ के सरसंघ चालक बने, उसके पहले वे सर कार्यवाह थे जो भैया जी जोशी जिस पद पर हैं। बाद में भैया जी जोशी के स्थान से सर कार्यवाह से वह सह सर कार्यवाह बने, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी बने, फिर ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी से सरसंघ चालक बने। तो यह जो प्रक्रिया संघ में है वो दायित्व का है, एक सामूहिक नेतृत्व का है, इसलिए इसमें पद का कोई महत्व नहीं है। संघ में पद नहीं कहा जाता है, संघ में दायित्व कहा जाता है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम राजनीतिक संगठनों में जो पद की संरचना होती है, पद के लिए जो प्रतिद्वंद्विता होती है, प्रतियोगिता होती है, उस संदर्भ में सभी संगठनों को देखते हैं। इसमें कोई गलत भी नहीं है देखना। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि किसी भी संगठन को जांचने के लिए, आंकने के लिए, उस पर विश्लेषण करने के लिए उस संगठन के भीतर की कार्य संस्कृति को समझने की आवश्यकता है कि उस संगठन में कार्य संस्कृति क्या है। तो संघ की कार्य संस्कृति में कहीं भी पद का महत्व नहीं है। ठीक है, ये बात समझाते हैं नंद कुमार जी भी कहीं ना कहीं नजर आए। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, 90 साल का हो गया आरएसएस, युवाओं को आगे लाने की बात होनी चाहिए थी, युवा ब्रिगेड को आगे लाने की सोच होनी चाहिए थी, क्योंकि कहा जाता है कि तमाम युवा आरएसएस में भरे हैं और देश को अब उन्हीं युवाओं की जरूरत है, लेकिन वो यहां पर नजर नहीं आए कहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस सवाल का जवाब आपने नहीं करती तो मैं शायद अपनी बात नहीं कह पाता। संघ ही एक ऐसी संस्था है जिसमें नौजवानों को सभी दायित्व दिया जाता है। आज संघ का जो प्रांत प्रचारक कहते हैं, आप उसको साधारण लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट यूनिट। जो प्रांत प्रचारक हैं उन सबकी आयु 50 साल से ऑलमोस्ट 50 साल के नीचे के लोग हैं। अखिल भारतीय स्तर पर जितने लोग हैं उनका आप एक डाटा खाका खींच लीजिए, वो 50, 60, 65 के आसपास के लोग हैं। दूसरी बात है कि देखिए संघ में कोई व्यक्ति अचानक आसमान से नहीं टपकता है जो बाकी संगठनों में होता है। संघ में अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचने के लिए 30 से 40 साल तक लोग जमीनी स्तर पर जगह जगह स्थान पर काम करते हैं। नंद कुमार जी केरल का है, काम करते हैं बिहार में। मैं एक देव जी का नाम देता हूं। देखिए संघ के बारे में जब चर्चा है तो लोगों को कुछ समझना भी चाहिए, सिर्फ राजनीतिक बातें समझते हैं। एक देव जी थे, वो थे नागपुर के, महाराष्ट्र के। उनका पूरा जीवन बिहार में बीत गया। एक अलग जलवायु, अलग खान पान, अलग संस्कृति में जाकर काम करना, ये संघ ने वो सन्यासी परंपरा के उन गुणों को कुछ लिया है कि व्यक्ति केरल का काम कर रहा है असम में, असम का व्यक्ति काम कर रहा है अरुणाचल में। यह जो पद्धति है उस पद्धति के अनुकूल संघ काम कर रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि संघ के बारे में हम राजनीतिक रूप तो बहुत जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हो रहा है, संघ मोदी जी के लिए क्या कर रही है, संघ का बीजेपी से क्या संबंध है, लेकिन संघ के भीतर जो संरचनात्मक चीजें हैं, जो कार्य संस्कृति है, जो कल्चर है, जो संगठनात्मक रूप है, उस पर 60 के दशक तक तो डिबेट होता था। यहां तक कि मधुल में एक सोशलिस्ट नेता थे, वो इस पर बहुत लिखते थे, नकारात्मक सकारात्मक। लेकिन आज हम देख रहे हैं 90 के दशक के बाद लोगों ने संघ को बहुत ही सतही रूप में देखना शुरू किया है, इसलिए ये समस्याएं आती हैं, पद की बात आती है। जी राकेश जी, अंसार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी सुन रहे हैं राकेश जी, आप मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। कई बार आपके साथ मैं डिबेटों पे बैठा हूं। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि आरएसएस जो तंजीम कितने साल पहले बनी थी, इसका मकसद क्या है, वो मैं आज समझना चाहता हूं आपसे। क्योंकि आप बहुत साफ सुथरा बोलने वाले आदमी हैं, तो मैं चाहता हूं कि बहुत सटीक जवाब देंगे आप इस बात का। बहुत अच्छा, किस मकसद से बनाई गई थी ये? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। देखिए आरएसएस एक ही मकसद से बना है जी, कि भारत में रहने वाले हिंदुओं के मन में जो एक आत्मविश्वास कम हो गया, आत्मग्लानि का भाव आया, देशभक्ति के स्थान पर व्यक्तिवाद का विकास हुआ, उससे हम हिंदुओं को निकालकर संगठित करें,
उनमें एक देशभक्ति की भावना पैदा करें। उस देशभक्ति और आत्मविश्वास के साथ वह स्वयंसेवक जिस जिस स्थान पर जाएगा वहां नई संरचनाएं खड़ा करेगा, उसी उद्देश्य से काम करेगा। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने आग उगलने का सिस्टम कब से शुरू हुआ आपके यहाँ? मृत्यु से पहले अपने ये जहर उगलने का सिस्टम कब से शुरू हुआ जी? ये जहर उगलने का सिस्टम कब से शुरू हुआ? देखिए आप नहीं आपके मन में अगर कोई क्रोध है तो स्वाभाविक क्रोध है। कुछ ऐसी क्रोध नहीं कर रहा हूं मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बात पूछी है कि जब देखिए आरएसएस की अगर कोई बात होती है तो कोई ना कोई ऐसी आग फैलाई जाती है कि जिसका कोई शुमार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच जाता है। ये कब से शुरू हुआ? आप एक बार देख लीजिए कि जिन लोगों ने जो कुछ बात कही यहां वहां जहां तहां, स्टूडियो में ज्यादा बवाल हुआ, जमीन पर कम बवाल हुआ। आप मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, मोहन से लेकर डॉक्टर मोहन राकेश जी, मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं। बाला साहब देव, मेरी बात सुन लीजिए बाला साहब। राकेश जी ऐसा नहीं कि स्टूडियोज में बवाल होता है। देखिए अगर कहीं धुआं उठता है तो चिंगारी लगी होगी, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में चर्चा होती है। मैं एक डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाता हूं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ये डॉक्यूमेंट्स। आप देखें मानता हूं। राकेश जी मेरा कहना यह है। राकेश जी एक मिनट, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में हैं। हाँ बताइए। ये 1 मार्च के हैं, पथजन्म के, जो संघ चालक से क्या से वीकली किताब निकलती है। आपको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि जिस कार्टून के ताल्लुक से फ्रांस में बवाल हुआ था वही काम आरएसएस ने किया जो नहीं करना चाहिए था उनको। जी। आखिर क्या वजह थी इसकी? क्या मजबूरी थी कि आग लगाना चाहते थे भारत में? यही काम करके मुसलमानों को भड़काना चाहते थे? जवाब ले लेते अंसार साहब, जवाब ले लेते। जहां तक मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। ऐसे तो 5 जने के संपादक इसका बेहतर उत्तर देते, लेकिन मैं एक जवाब ये देना चाहता हूं कि भारत के कई अखबारों ने, विश्व के कई अखबारों ने दूसरे संदर्भों में छापा। कुछ ने आलोचना के संदर्भ में, कुछ ने समालोचना के संदर्भ में। उनका उद्देश्य वह नहीं था जो फ्रांस का उद्देश्य था। देखिए नियत क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। नियत क्या है? आज यदि आप उस कार्टून को उस लेख के माध्यम से बता रहे हैं तो कल आप पर भी सवाल उठ सकता है। तो नियत बहुत महत्वपूर्ण है। 5 जन के लेख को पढ़ लीजिए, उनका कहीं भी नियत, वो एक विमर्श कर रहे हैं। नियत किसी मुसलमानों को हर्ट करना, उनको धमकी देना या उनको उत्तेजित करना या समाज में बेईमानी से फैलाना नहीं है। तो फ्रांस के अखबार में जो छपा, पत्रिका में छपी, और 5 जन नियत की बुनियादी अंतर है, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। राकेश जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ तारिक अनवर जी भी मौजूद हैं। यहाँ पर बदलाव कहीं नहीं हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 साल के कार्यकाल को, भैया जी जोशी के 3 साल के कार्यकाल को अगर हम देखें तो किस तरह की सोच लगती है कि वहां पर बदलाव नहीं किया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि जहां तक मेरा अपना मानना है या मैंने जो आरएसएस को जाना है, इतना ही समझता हूं कि एक रूढ़िवादी संगठन है, पुरानी विचारधारा है, उनका मानना, उनकी सोच पुरानी है। आज के युग में जो समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, मुल्क बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उसमें कहीं भी वो अपने आप को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। अभी राकेश जी ने कहा कि हिंदुओं के आत्मबल को मजबूत करने के लिए आरएसएस बनी थी और उसकी विचारधारा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं को ये संगठन बजाय उनका आत्मबल मजबूत करने के, उनको डराने की कोशिश करता है। हमेशा उनको ये डर पैदा किया जाता है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, मुसलमान हमको दबा रहे हैं, मुसलमान हमको हमारे पर हावी हो रहे हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि जहाँ जो बहुसंख्यक होता है उसको अल्पसंख्यक से डराया जाए। हिंदुस्तान की जो आबादी का वो अगर हम देखें तो 12%, 14% मुस्लिम हैं और 84-85% हिंदू हैं, और उनको बार बार उनको डराने की कोशिश की जाती है 85% को। तो ये तो एक, मैं समझता हूँ कि एक गलत विचारधारा हिंदुओं में डालने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि उनके आत्मबल को मजबूत किया जाए और उनको सबल बनाया जाए। जी, और तारिक साहब रहिए हमारे साथ। सुधांशु जी इस पर कोई जवाब देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं राकेश जी आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी। तारिक भाई ने कहा कि भाई ये एक रूढ़िवादी संगठन है और पुरानी सोच वगैरह। हाँ, अगर सेवा कार्य करना पुरानी सोच है तो मैं इस सोच का स्वागत करता हूं। अगर चरित्र निर्माण करना रूढ़िवादी और पुरानी सोच है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। क्यों कहता हूं मैं?
तारिक भाई, आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में संघ विश्व भर में सबसे बड़ी संस्थान है। 66,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है इसके। विश्व में कोई और संगठन नहीं है। ये 24/7/365 दिन जन समाज की सेवा में लगा हुआ संगठन है। ये चरित्र निर्माण करता है, ये राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीयता का भाव पैदा करता है। और अगर इसको आप रूढ़िवादी कहते हैं, इसको आप पुरानी सोच कहते हैं, तो इसका स्वागत है। सुनिए, मैं आगे देखिए, आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोलता, मुझे मेरी बात रख लेने दें। ठीक है, आप अब आगे चलते हैं। बोलिए बोलिए। आप जिस हो क्या गया है नवजोत जी, एक स्टीरियोटाइपिंग हो गई है। संघ का मूल्यांकन हम प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट से करना चाहते हैं। हम उसके अंदर मूल्यांकन में ईमानदारी रखना ही नहीं चाहते। जैसे मैंने कहा, सुनिए, जैसे मैंने कहा, पहले तो संघ की प्राथमिकता देखिए। प्राथमिकता है चरित्र निर्माण और समाज में सेवा कार्य, और आपको अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को गौरव का महसूस करना, ताकि आत्मबल बने। ये रूढ़िवाद कहते हैं आप इसको क्या? अगर ये रूढ़िवाद है तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं रूढ़िवादी हूं, था और रहूंगा। सुधांशु जी, नहीं बोलेंगे तो सुधांशु जी, मजबूरी है नहीं 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 जी, एक मिनट अंसारा साहब, एक मिनट। सुधांशु जी, आपकी इतनी अंसार साहब, आपकी इतनी छोटी सोच हो सकती है कि आप व्यक्तिगत आक्षेप लगा सकते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत आक्षेप आया तो शायद आपको बुरा लगेगा। सुधांशु जी, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी। मेरे साथ अमिताभ मेरे से भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बाद शहजाद मैं आपके पास आऊंगी। अमिताभ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक 2 दिन की अगर हम इस पूरी बैठक को देखें तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, 2 चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहला, एक तो सबसे पहली बात यह है कि संघ ने बीजेपी को थोड़ी और मोहलत दे दी है। पहले ये खबरें जो उड़ रही थी कि संघ बीजेपी विचारधारा से भटक रही है, बीजेपी की सरकार विचारधारा से भटक रही है, उसको संघ ने काफी मजबूती प्रदान कर दी है। संघ के जो सह कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार सही दिशा में जा रही है। अभी बहुत कम समय हुआ है, सिर्फ 9 महीने हुए हैं, इसलिए इस सरकार को वक्त देना चाहिए। ये संघ के कैडर को भी संदेश था, देश की जनता को भी संदेश था और बीजेपी को भी संदेश था। हालांकि कश्मीर को लेकर चिंता जताई गई यहां पर, लेकिन वो भी नया प्रयोग बताते हुए कहा कि उनको वक्त दें, लेकिन 370 को हटाने के पक्ष में रहेगा। लेकिन जो आज सबसे अहम जो नवजोत हुआ है वो ये है कि भैया जी जोशी सरकारवाह बने रहेंगे, यानी संघ के नंबर 2 बने रहेंगे। कल वो अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे, किसको क्या प्रभार मिलने हैं संघ में वो भी कल ही तय होगा। कल ऐलान करेंगे भैया जोशी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये 2-3 चीजें हैं कि अब मिले सुर मेरा तुम्हारा और हम साथ साथ हैं का नारा संघ और बीजेपी ये लगता है कुछ दिनों तक लगाएंगे। लेकिन खबरें तो अमिताभ इस तरह की आ रही थी कि दत्तात्रेय होसबोले अब जगह लेंगे, लेकिन फिर वहां पर बदलाव कैसे हो गया? क्या कुछ अड़चन आई बीच में? देखिए, अड़चन ये संघ के अंदर की बात है। ये अंदर क्या घटा क्या नहीं घटा ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो खबरें पहले आ रही थी कि संघ बड़े व्यापक रूप से फेरबदल करने वाला है अपने शीर्ष लोगों के बीच में और जो प्रभार है उनको बदलने वाला है, लेकिन अंदर क्या घटा धीरे धीरे साफ हो पाएगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि भैया जी जोशी जो सरकारवाह थे, लगातार तीसरा कार्यकाल उनको मिला है, वो बने रहेंगे, अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे। भैया जोशी काफी सीनियर प्रचारक रहे हैं और सीनियर संघ की हायरार्की में भी काफी सीनियर है और जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों न हो, सब उनसे जूनियर भैया जोशी से हैं। इसलिए एक समन्वय का काम और सरकार पर नजर रखने का काम या संगठन पर नजर रखने का काम जो है भैया जोशी जिस अधिकार के साथ संभाल सकते हैं, शायद और किसी के बस की बात नहीं होती। और अमिताभ, कल क्योंकि नई टीम का ऐलान भी करने वाले हैं वो पूरी टीम का, क्या लग रहा है संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं और किस तरह से किस किस को तरजीह दी जाएगी उसमें? देखिए, संभावित चेहरों की बात नहीं है। जो बड़ा पद है सरकारवाह का वो तो भैया जोशी खुद यहाँ पर मौजूद है। एक सह कार्यवाह का पद खाली है, हो सकता है उसके ऊपर कोई नई नियुक्ति हो जाए। उसके साथ साथ जो प्रभार हैं अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख से लेकर तमाम लोगों के, वो सब होंगे। इसमें संघ में बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं होता है। संघ की अपनी शैली है, अपना काम करने का तरीका है, तो युवाओं की बात हो रही थी अमिताभ की, युवाओं को आगे लाया जाएगा, कहने की या प्रेडिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर।
बिल्कुल युवाओं की बात है और संघ जानता है कि युवाओं के बीच में जब तक पैठ नहीं बनेगी तब तक, चाहे वो शाखाओं में हो चाहे संगठन में हो, जब तक युवाओं की पैठ नहीं होगी तब तक संघ भविष्य पर निगाहें टिका नहीं सकता। तो शायद यही कारण है अब नई टीम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि भैया जोशी अगर दोबारा तीसरी बार लगातार सरकारवा बने तो नई टीम में युवाओं को जगह जरूर मिलेगी। और अमिताभ, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा में जो चर्चा हो रही, तमाम खास मेहमान भी यही चर्चा कर रहे हैं कि आगे का एजेंडा अब इनका क्या रहेगा, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई दिनों से धर्मांतरण जैसी बातें सामने आ रही थी और जो अपने एजेंडे पर टिका हुआ था आरएसएस, क्या उसी को लेकर अब आगे बढ़ेंगे या फिर बदलाव कुछ नजर आएगा? देखिए, एजेंडा पर कोई बदलाव फिलहाल संघ की अपनी विचारधारा, अपनी काम करने की शैली है, उसमें कोई बदलाव फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन 2-3 चीजें उन्होंने साफ कर दी है। बड़ी मेहनत के बाद पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी संघ का ही एक संगठन है और संघ का ही एक पॉलिटिकल आर्म कहा जा सकता है, तो इसलिए बीजेपी पर भी नजर रखनी है कि विचारधारा से न भटके। पहली बात वो है। दूसरी बात, कश्मीर के मुद्दे पर संघ पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो संघ की अपनी विचारधारा है। ये बात सीधा संदेश और संकेत बीजेपी को भी दिया हुआ है। हिंदी मातृभाषा में शिक्षा आगे बढ़े, अपनी अपनी मदर टंग की जो बात कर रहे हैं उस पर प्रस्ताव पारित हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मौकों पर पीठ थपथपाई गई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, लेकिन इतना तो साफ है कि संघ बीजेपी को थोड़ा समय जरूर दे रहा है, क्योंकि अभी बड़ी मेहनत के बाद सरकार बनी है, लेकिन अपने विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करने का संकेत और संदेश भी दे दिया गया। बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका पूरी चर्चा के लिए। क्या कुछ हो रहा है वहां पर, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। एक छोटा सा रिएक्शन शहजाद आपका लेना चाहूंगी, मुझे ब्रेक लेना है उसके बाद। मुझे आप मौका थोड़ा ज्यादा दीजिए। मैं नहीं, ब्रेक के बाद आपको पूरा मौका मिलेगा शहजाद, पूरा मौका ब्रेक के बाद मिलेगा। अभी के लिए एक रिएक्शन। मैं ये सोच रहा हूं कि जब आप आज बदलाव की बात कर रही हैं और लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पे आज गांधी जी की प्रतिमा को एक सम्मान दिया जा रहा है, तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये होगा कि आरएसएस अपनी गोडसे वाली मानसिकता को छोड़े और गांधी की मानसिकता को अपनाए। तो चलिए, 2 दिन की बैठक में फिलहाल यही निकल कर आया है कि सरकार को और ज्यादा समय देने की बात कही गई है। भैया जी जोशी रहेंगे नंबर 2 और कल अपनी पूरी टीम का भी ऐलान करने वाले हैं। और संभावित जिसकी हम बात कर रहे थे कि किस तरह की टीम हो सकती है, अमिताभ हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि युवाओं को आगे लाने की बात चल रही है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और क्या कुछ रहेगा आगे का एजेंडा, उस पर भी हमने अमिताभ से बात की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, मैं पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। मैं केवल 1 मिनट में 3 सवाल उठाऊंगा और इन 3 सवालों का सुधांशु भाई या राकेश जी जवाब दे दे। मैंने गोडसे की जो बात की वो इसलिए की क्योंकि सरदार पटेल ने 1948 में आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था, गुरु गोलवलकर को पत्र में लिखकर कि आपके भड़काऊ भाषण के बाद और आप लोगों ने गांधी जी की हत्या के बाद जो मिठाइयां बांटी, उसके चलते आप पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और उनपे फिर ये भी कहा गया था, गुरु गोलवलकर की एक किताब थी बंच ऑफ थॉट्स, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिश्चियन और भारतीय मुसलमानों को आंतरिक खतरा बताया था। ये है गोडसे की विचारधारा, जो आज साक्षी महाराज हो, साध्वी हो और अलग अलग विचारधारा से जुड़ी हुई इनकी संस्थाएं हो जो गोडसे के मंदिर बनाना चाहती है। क्या राकेश सिन्हा जी इन विचारधाराओं का, गोडसे का खंडन करते हैं, हाँ या ना? ये बदलाव होगा। दूसरी बात, जो प्रतिबंध इसका जवाब ले लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद दूसरा सवाल कीजिएगा शहजाद। शहजाद, सब लोग मौजूद हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, मैं इसीलिए पहले आपके पास आई थी। राकेश जी, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। कटु वचन कहना और किसी अनर्गल बात कहना बहुत आसान होता है जीवन में। मैं एक घटना बताता हूं। शंकर राव देव का शायद इन्होंने नाम सुना कि नहीं सुना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, बहुत चिंतनशील व्यक्ति थे। 1949 में उन्होंने 3 भाषण ऐसा दिया जो कांग्रेस के लिए एक मापदंड के समान है। वो शंकर राव देव कानपुर गए, कांग्रेस का अधिवेशन था, वहां जुलूस निकल रहा था। किसी ने यही बात कही जो ये पूनावाला कह रहे हैं। शंकर राव देव जुलूस से निकलकर बाहर आ गए कि मैं इस जुलूस में नहीं जाऊंगा जब तक कि वह कार्यकर्ता माफी नहीं मांगेगा, संघ को गोडसे से जोड़ने वाला कार्यकर्ता माफी नहीं मांगे, मैं इस जुलूस में नहीं होऊंगा। और फिर जब उसने माफी मांगा, उस कार्यकर्ता में इतनी नैतिक ताकत थी कि उस अपील पर, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई देखा नहीं था, जोर से नारा लगाया, आकर माफी मांगा, गए। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में रिपब्लिक डे के परेड में आरएसएस को आमंत्रित किया, जो कि वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी के समय में भी नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं किसी को गिरफ्तार कर लेना। मेरी बात मैं हाथ जोड़ कहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। आपको जितना भाषण देना दे लीजिए। देखिए, नहीं, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। आप मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं।
नवजोत जी मैं 30 सेकंड मेरी बात मेरी अरे मैं वाक्य पूरा कर देखिए मैं वाक्य पूरा कर लूं। देखिए तारिक अनवर जब कुछ आलोचना करते हैं तो मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूं कि तारिक अनवर ने पढ़ाई की है, अनुभव किया है, जयप्रकाश आंदोलन को देखा है। उनकी आलोचना में कुछ हमें लगता है कोई दर्द है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। लेकिन जब आज के कुछ लोग जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, बंच ऑफ थॉट को अंदर भी पढ़िए, शीर्षक के अलावा भी पढ़िए, आप नेहरू को पढ़िए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़कर आइए, बंच ऑफ थॉट भी पढ़िए, देखिए बंच ऑफ थॉट समानता है क्या विषमता है। जी हम आपकी इस बात से सहमत रहिए, इसका मतलब आपने सबको साइडलाइन कर दिया, सबको जाहिल कह दिया आपने। अंसार जी नवजोत जी अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, नहीं गलत बात है ये। अंसार जी मैं जाहिल नहीं कर रहा, मैं आपको आप जब मुझे गोशेबाजी कर रहे तो मुझमें सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको जाहिल करूँ। आप बहुत विद्वान हैं, का भी हौसला रखिए। मैं अंतिम बात करने का भी हौसला रखिए। किसी की गिरफ्तारी हो जाए, किसी पर गिरफ्तारी हो जाए या किसी पर आरोप लग जाए, सुनने का हौसला रखिए, मुझे अपनी बात किसी की गिरफ्तारी और किसी का आरोप अंतिम नहीं होता है। कमीशन क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है, यह अंतिम होता है। कोर्ट ने संघ को सभी आरोपों से मुक्त किया, भारत सरकार ने अपने द्वारा लगाए गए आरोप को वापस लिया और आप बात कर रहे हैं। राकेश जी नवजोत जी आपको शहजाद अपनी बात खत्म कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो चाहे कांग्रेसियों ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, कम से कम नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने कैबिनेट में लिया, उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिन्होंने एक विधान एक निशान की बात की, और आज आपकी सरकार उन लोगों के साथ बैठी है जो दो निशान की बात कर रहे हैं, जो अलगाववादियों को अपनी सरकार में ले रहे हैं, जो 370 पे आपके साथ समझौता करवा रहे हैं। तो आप हमें मत समझाइए, हमने तो आपके लोगों की भी विचारधारा की हम लोगों ने सम्मान की, पर आपने क्या किया। आपसे सवाल यह है, गोलवालकर जी ने जो लिखा है क्या आप इससे अग्री करते हैं या आप इसका खंडन करते हैं? सीधा जवाब दीजिए, मत इस जवाब से। मैं सुधांशु मित्तल जी आपके पास आना चाहूंगी। जो आप पे प्रतिबंध उठा वो इसी मुद्दे पर उठा कि आप राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आज दिल्ली के चुनाव के बाद आपने रिव्यू मीटिंग ली बीजेपी की, किस हैसियत से ली, और आप ले भी रहे हो, अगर आप हस्तक्षेप भी कर रहे हो राजनीति में तो किस प्रकार का हस्तक्षेप। आज आपने मोदी जी की पीठ थपथपाई, उसी किसान विरोधी आंदोलन, सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि शहजाद ऐसे बहुत से सवाल है जो फिर आप पर भी उठेंगे, आप पर भी उठेंगे। आपकी पार्टी में भी वन मैन आर्मी चलती है, वहां पर किसी और की सुनी नहीं जाती है। सुधांशु मित्तल आज आरएसएस ने 370 पे समझौता किया, आज आरएसएस ने किसान विरोधी एक अत्यादेश। नवजोत जी ये क्या हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? सुधांशु जी आप बोलिए। नवजोत जी क्या हो रहा है? सुधांशु जी हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं और प्रश्न क्या उठाए जा रहे हैं? मैं शहजाद जी की बड़ी इज्जत करता हूं, मुझे बहुत ही प्रिय है ये, व्यक्तिगत तौर पे भी और अच्छे हैं। लेकिन शहजाद जी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वहीं रखे, अपने एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ भी हम बोलते रहेंगे तो शायद मुझे लगता है दुर्भाग्य की चीज है कि जनता देख रही है। अब मैं दो तीन चीज पर आना चाहता हूं, जो जैसे इन्होंने कहा, मैं तारिक भाई को बड़ा गंभीरता से लेता हूं क्योंकि इनका एक राजनीतिक इतिहास है, बहुत इन्होंने संघर्ष देखे, बहुत काम कराया था। तारिक भाई आपने एक चीज कही विडंबना के बारे में, कि विडंबना यह है कि यहां पे अल्पसंख्यक जो है उनके नाम पे बहुसंख्यकों को डराया जाता है। बहुत अच्छी बात करी आपने। विश्व भर में अल्पसंख्यक जो हैं वो ये मांग करते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ बनना चाहिए, धर्म परिवर्तन निषेध कानून बने ताकि बहुसंख्यकों के दबाव पे अल्पसंख्यक जो है वो सफर ना करें। विश्व भर में होता है और अल्पसंख्यक कहते हैं नहीं बनना चाहिए। ये हिंदुस्तान की विडंबना देखिए कि यहां बहुसंख्यक कह रहा है कि धर्म परिवर्तन निषेध कानून बनना चाहिए और यहां पे अल्पसंख्यक कहते नहीं ये नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यही तो मैं कह रहा हूं कि आप उनको डराने की कुछ अरे भाई मैं खत्म कर लूं, एक मिनट बस मुझे एक मिनट। कुछ गंभीर मामले क्या है? जब आसाम के अंदर 34% एक समुदाय की जो है जनसंख्या बन जाती है, पिछले 3 साल के पिछले 2 दशक में वो 2.5 गुना बढ़ जाती है, तो चिंता के विषय होते हैं। और उन विषय को अगर उजागर करना सांप्रदायिकता है तो हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हमारे लिए देश की अशून्यता और अखंडता महत्वपूर्ण है। अब उसको आप कहेंगे साहब देखिए आप जो है अल्पसंख्यकों के नाम पे बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं। अगर इसको डराना आप कहते हैं तो जो कहिए, मैं अपने राष्ट्रवाद की जो उत्तरदायित्व है उससे कभी नहीं पीछे हटने वाला। देखिए बस एक आखिरी बात और कह दूं, एक आखिरी बात और संक्षेप में सुधांशु जी, तारिक साहब बहुत देर से बोले नहीं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। जिस संगठन की
प्राथमिकता सेवा हो, जिस संगठन की प्राथमिकता चरित्र निर्माण हो, कृपया उसका मूल्यांकन ईमानदारी से करिए। सिर्फ राजनीतिक अपने मतलब साधने के लिए अगर हम उसको बदनाम करेंगे तो शायद ये दुर्भाग्य रहेगा। तारिक जी देख, सुधांशु जी ने कहा कि आरएसएस राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का काम कर रही है, तो राष्ट्रवाद जरूर उसको बढ़ावा दें, उसको मजबूत करें, कोई भी संगठन मजबूत करे, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन वो राष्ट्रवाद को मजबूत नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के वो मुद्दे बार बार उठा रहे हैं आरएसएस, उससे नहीं लगता है कि इस देश का राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है, बल्कि इस देश के अंदर राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ रही है। और इसीलिए हमको ये लगता है कि कभी कभी कि आरएसएस सही मानों में राष्ट्रवादी एक विचारधारा रखती है या संगठन है, या वो किसी न किसी रूप में उन लोगों की मदद कर रही है जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह जिन्होंने कहा कि आबादी की बात कही, या आबादी बढ़ रही है, सेंसर होता है हमारे देश में, उसको देखने के बाद महसूस होगा इस देश में 500 साल 700 साल मुस्लिम शासक रहे हैं, अंग्रेज शासक रहे हैं, उसके बावजूद भी हिंदुओं की संख्या खत्म नहीं हुई, हिंदू धर्म समाप्त नहीं हुआ, हिंदू संस्कृति समाप्त नहीं हुई, और कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है किसी भी संस्कृति या किसी भी धर्म को। अगर आप चाहें कि उसको हम ताकत के जोर पर दबा दें और ख़त्म कर दें तो वो नहीं हो सकता है। और हमारे देश की तो एक ऐसी संस्कृति है जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, इसीलिए आज ये देश बचा हुआ है, या इस देश में लोकतंत्र मजबूत है, क्योंकि यहाँ धर्मनिरपेक्षता है। और हमारे जो भी पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इस देश की नींव, इस देश की बुनियाद इस बात पर रखी कि धर्मनिरपेक्षता ही के रास्ते पर चलकर इस देश को बचाया जा सकता है। तो आज आरएसएस का जो मूल विचारधारा है, वो लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे आपस के जो भाईचारगी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारे लिए, हमारे देश के हित में नहीं हो सकता है। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तारिक साहब का जवाब मैं राकेश जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग जब आरएसएस को समझने की कोशिश करते हैं, मुझे खुद कई बार समझाते हैं राकेश जी कि उसको एक इंस्टीट्यूशन की तरह देखिए। हम जब हिंदुइज्म की बात करते हैं, हम जब हिंदुओं की बात करते हैं, तो हिंदू का मतलब सिर्फ एक धर्म से रिलेट नहीं किया जाना चाहिए, उसको एक कल्चर के हिसाब से जोड़ा जाना चाहिए। हिंदुस्तान एक कल्चर है, हिंदू एक कल्चर है। लेकिन राकेश जी, मेरा सवाल बिल्कुल यही है कि जब इस तरह की बातें आती है, धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, उनकी आबादी बढ़ गई, हमारी कम हो गई, तब एकता नहीं होती है, तब कहीं ना कहीं कड़वाहट ही आती है। देखिए, आपका ये आपत्ति और ये सवाल दोनों ही जायज है कि जब कोई सवाल उठता है तो कहीं न कहीं किसी की मानसिकता हर्ट हो सकती है। और तारिक साहब भी अगर कहते हैं तो मैं कहता हूं कि ये तो संवाद होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें संघ का प्रतिनिधित्व नहीं था, गोलवलकर नहीं थे, उसमें बिहार मुस्लिम लीग के नेता थे, तारिक साहब जानते होंगे, तजामुल हुसैन। तजामुल हुसैन ने क्या कहा उसको पढ़ लीजिए। तजामुल हुसैन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां अफसोस करेंगी यदि इस देश को हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में बांट कर देखेंगे। एससी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, संघ के सदस्य नहीं थे। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की अवधारणा को आगे बढ़ाना इस देश के लिए खतरनाक होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार अपने निर्णयों में लगातार 52 से लेकर 2014 तक अनेक बार कहा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की अवधारणा को समाप्त करें। तो मैं तारिक भाई से अनुरोध करता हूं कि संघ के साथ संवाद करें, हम दोनों मिलकर इस देश से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अवधारणा को समाप्त करें। वही वो बातें फिर क्यों उठती हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वन पीपल, राकेश जी की बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन राकेश जी बहुत अच्छी तफसील से आपने समझा दिया, पूरे मुल्क ने बात को समझ लिया। सुधांशु मित्तल साहब ने भी बहुत सारी बातें कही। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने इतनी अच्छी बात कही कि हमको जो है कल्चर खत्म कर देना चाहिए अल्पसंख्यक का, बहुसंख्यक का, तो फिर ये धर्म वापसी किस बात की है? ये धर्म परिवर्तन किस बात का है? ये घर वापसी कैसी? और ये जो लव जिहाद का सिलसिला आप लोगों ने शुरू कर रखा था, फिर वो क्या था? जवाब ले ले, संक्षेप में सवाल कीजिएगा। जी राकेश जी, मैं उसके बाद सुधांशु जी आऊंगी आपके पास। राकेश जी जवाब संक्षेप में दे दीजिए। देखिए, मैं शहजाद आऊंगी आपके पास भी।
बस दो बात देखिए, एक तात्कालिक सवाल होता है, एक दीर्घकालिक सवाल होता है। तात्कालिक सवाल के रूप में यदि धर्म परिवर्तन और घर वापसी उठता है तो इसका सीधा अर्थ है कि किसी को जोर जबरदस्ती से धर्म ना घर वापसी कराया जाए ना धर्म परिवर्तन कराया जाए। इसीलिए तो एक बात हुई कि एक कानून बने। यदि उस पर विमर्श भी हम करते हैं तो उस विमर्श को आप एक दो अनर्गल बयान से जोड़कर पूरे विमर्श को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। हम यदि जनसंख्या नीति पे विमर्श करना चाहते हैं, उसका एक उदाहरण देकर नवजोत जी समाप्त करूंगा कि पूरे देश की जनसंख्या 1961 से लेकर 1991 तक मैं उदाहरण देता हूं, दिल्ली की सामान्य जनसंख्या 421% बढ़ी और मुस्लिम जनसंख्या 987% बढ़ी। हरियाणा में 178 और 321 का अनुपात है, असम में 140-200 का अनुपात है, बंगाल में पश्चिम बंगाल में 129-189 का अनुपात है। यदि हम इस पर आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको मुसलमान कहता हूँ, आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, इसमें ऑब्जेक्शन किस बात का है? कल मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि यहाँ के लोगों का डीएनए में हिंदुत्व है। आप ये क्यों जबरदस्ती बात थोप करके हिंदुस्तान में बवाल पैदा करवाना चाह रहे हैं? हम ये कहते हैं हमारा डीएनए टेस्ट हमारे आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, बात खत्म हो गई। मान लीजिए शहजाद क्या कह रहे थे आप बताइए। नवजोत जी, राकेश जी ने एक बात कही कि जब संविधान बन रहा था तब आरएसएस का कोई मेंबर उसमें नहीं था। आपको पता है किस लिए? राकेश जी को कहिए 17 जुलाई 1947 का ऑर्गेनाइजर उठा ले, उनको पता चलेगा। उन्होंने तब राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को मानने से इनकार किया था और कहा था कि हम केवल भगवे ध्वज के आगे हम सरमस्तक होंगे। ये 50 सालों तक इन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को नहीं माना। ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। ये इनका चरित्र बनाने का एक कार्यक्रम होगा। ठीक है, इसका जवाब मैं सुधांशु जी आप ही से लूंगी क्योंकि आप मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं आप ही से लूंगी इसका जवाब। एक ब्रेक के बाद हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। दूसरी बात वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ये बहुत बड़ी खूबी है। अलग अलग हाल ही में अब मार्च की बात ले लीजिए, केरल में आरएसएस के दफ्तर में बम बनाने की सामग्री मिलती है। ये क्या राष्ट्रवाद का काम कर रहे हैं? बम मैं इसका जवाब सुधांशु जी से लूंगी। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ है। सुधांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना सवाल भी एक आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि कहीं ना कहीं इस विचार संघ ने ठीक है कह दिया है कि मोदी सरकार को थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए, खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, और उसके अलावा उनके कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहा संघ। लेकिन उनकी सोच को लागू कर पाना कितना मुश्किल होगा अब आपके लिए, क्योंकि सोच वहां पर नहीं बदली। 370 पर वो कायम है, कॉमन सिविल कोड पर वो कायम है, राम मंदिर के मुद्दे पर वो लोग कायम है। एक लाइन में तो मैं जरा शहजाद भाई का जवाब दे दूं, क्योंकि उन्होंने हमारी राष्ट्रीयता और हमारे सेवा कार्य के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाया है। शहजाद भाई, 1947 में आपके हिसाब से हम राष्ट्रवादी नहीं थे, तो नेहरू जी ने जब 1963 में हमें बुलाया तो इसके मतलब उन्होंने गलती करी थी ना। उन्होंने जो हमें राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दिया था, आप कह रहे हैं नेहरू जी गलत थे, यही कह रहे हैं। चलिए, आप कह सकते हैं, मुझे तो लगता नहीं देश ये मानता है। और दूसरा, देखिए, हमें नेहरू जी का सर्टिफिकेट ज्यादा कमा रहा है आपके सर्टिफिकेट से, तो छोड़िए वो। अब आपने जो नवजोत जी ने जो कहा, मैं उस पर आता हूं। नवजोत जी, देखिए, एक हम लोग समझ लें कि कोई भी राजनीतिक संगठन जब गठबंधन करता है तो अपनी स्वेच्छा से नहीं करता, एक खंडित जनादेश की वजह से कर रहा है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां चुनाव के बाद संगठन ये गठबंधन होते हैं। खंडित जनादेश की एक अपनी मजबूरियां होती। क्यों? क्योंकि आपके दो ही विकल्प है, या तो दोबारा चुनाव में जाइए या फिर तलाशिए कि कैसे हम लोग एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हम लोग जन सेवा कर सकें, जनता को सुशासन दे सकें और वहां की जनता की सेवा कर सकें। ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे? देखिए, ये सारी परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। पीडीपी और हमारी विचारधारा अलग है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। हमारी परस्पर विरोधी है, लेकिन खंडित जनादेश को देखते हुए हम जनता की सेवा जम्मू कश्मीर में करने के लिए आगे आए हैं, लेकिन उसकी एक सीमाएं होती हैं। अगर गठबंधन धर्म का उल्लंघन होगा तो कहीं ना कहीं सीमाएं टूटेंगी। ठीक है, क्यों? और मेरा दूसरा सवाल, जो बाकी विचारधारा है उसको किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करेंगे, दूसरा सवाल था मेरा। अपनी विचारधारा का जहां तक प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के बारे में हम स्पष्ट हैं कि वहां पे हमें सुशासन देना चाहिए, हमें वहां पे भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देना चाहिए और हमें वहां पे विकास करना चाहिए। इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर अभी आगे बढ़ रहे हैं।
जनादेश दोबारा मिलेगा, हमारे को हमारी विचारधारा के लिए जनादेश मिलेगा तो अपनी विचारधारा लागू करेंगे। जब तक जनादेश खंडित रहेगा, हमारी विचारधारा के लिए पूर्ण जनादेश नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, यानी जनादेश अगर पूरा होगा तो उस विचारधारा को आप लोग आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा में फिलहाल